हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ओके, कैसे आज अपन पढ़ेंगे कि रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। आ गया, आई बात समझ में? तो ये देखते हैं अपन कि कैसे रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। आपको मैंने बल बताया था कि HIV वायरस और रेट्रोवायरस है ना। रेट्रोवायरस वैसे जनरली किससे घिरा हुआ था? प्रोटीन कैप्सिड से घिरा हुआ रहता है ना, और जो कैप्सिड प्रोटीन है उससे सराउंडेड रहता है। ठीक है, अब जैसे इसका डायग्राम आप एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, बार बार आपको याद आ जाए। ये देखो, ये कैप्सिड प्रोटीन है और ये जो अंदर वाली जो प्रोटीन होती है ये किससे बनी हुई रहती है? P24 से। आउटर वाली जो बनी हुई होती है ये किससे बनी होती है? P17 से। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसके रेप्लिकेशन के बारे में। वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA था और क्या नाम है, रेट्रोवायरस था। 3 एंजाइम प्रेजेंट थे बच्चों, क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर एक काम आएंगी। कौन कौन से 3 एंजाइम थे? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा क्या नाम है इसका ये प्रोटीएज एंजाइम, और तीसरा कौन सा था? ये इंटीग्रेज एंजाइम। क्लियर? तो अब अपन पढ़ेंगे वायरल DNA RNA और का कोर कैसे होता है, यानी कैसे रेट्रोवायरस रेप्लिकेट करता है बॉडी के अंदर। तो कैसे करेगा बॉडी के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए? सबसे पहले जो क्या होता है, ये जो वायरस होता है HIV वायरस, ये HIV वायरस क्या करेगा, यहाँ पर ये जो HIV वायरस आया, ये HIV वायरस क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। कौन सी सेल? ये टारगेट सेल होती है। इस टारगेट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? CD4। CD4 का मतलब क्या होता है? CD4 का मतलब होता है, CD4 का मतलब होता है, इसको जनरली अपन फुल फॉर्म में कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो ये क्लस्टर ऑफ, यहाँ पर इसकी एनिमल सेल यानी जिस टारगेट सेल पर इस रेट्रोवायरस को अटैक करना होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पर ये जो CD4 होते हैं ना बच्चों, ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेज पर प्रेजेंट होंगे या हेल्पर सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। बाकी और पे भी होते हैं, लेकिन मैक्रोफेज और हेल्पर सेल पर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? CD4 रिसेप्टर। और ये मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? इन वायरस को जनरेट करने के लिए एक फैक्ट्री की तरह कार्य करती हैं, है ना। कौन से वायरस को जनरेट करने के लिए? ये इन रेट्रोवायरस को जनरेट करने के लिए। तो मैक्रोफेज सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? CD4। मैंने ये क्या है कि एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन CD4 रिसेप्टर जनरली किस पर प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेज या हेल्पर सेल पर। तो ये मैक्रोफेज पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस मैक्रोफेज के अंदर ये एंटर हो गए और इन्होंने कौन सा पार्ट किया? इन्होंने अपना कैप्सिड प्रोटीन, प्रोटीएज जो एंजाइम होता है वो कैप्सिड का डाइजेशन कर देता है, और ये जो क्या नाम है, जिससे डायरेक्टली वायरल जो, जैसे क्या ये वायरल जो वो वायरल RNA होता है, वो क्या हो जाता है? अंदर आ जाता है। ठीक है, एंटर हो जाता है। अब इस वायरल RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की द्वारा क्या होगा? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जनरली ट्रांसक्रिप्शन बच्चों क्या होता है कि mRNA से ट्रांसक्रिप्शन क्या है ना, पहले ये तो समझो। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? mRNA से क्या नाम है, सॉरी DNA से mRNA का फॉर्मेशन। ठीक है, ओहो ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक ही सही। DNA से mRNA का फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब उल्टा हो गया, यानी रिवर्स हो गया ना। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादप है और ये कहाँ होगा? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा? mRNA से DNA का फॉर्मेशन कर लेता। वायरल DNA इज प्रोड्यूस किसके द्वारा बना? mRNA से DNA। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक क्या नाम है, वायरल DNA आया
ठीक है, ये वायरल। ओके, तो अब हम बैंगन का वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो देखिए, बैंगन का वैज्ञानिक नाम है, ये आलू के सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे आलू में हमने क्या लिखा है, सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा है, तो यहाँ पर बैंगन के नाम में भी क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन पे बच्चों क्या सोलेनम CD4 रिसेप्टर। और उस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे जंतु और पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। उसमें हमने पढ़ लिया कि जो पादप है उनमें खाद्य पादप पढ़ लिया हमने, उनका आर्थिक महत्व क्या है। इनके बाद में हमने पढ़ लिया औषधीय पादप भी पढ़ लिया है। क्लियर है, आ गया समझ में। अब ये वायरल डीएनए आया ना समझ में, तो ये इसके अंदर गया। अब सलग इसके बाद क्या होगा, ये CD4 वायरस इसको फैक्ट्री की तरह काम करेगा। यानी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये दो ही जगह प्रेजेंट होती हैं, एक तो कहाँ क्या नाम है, जनरली मैक्रोफेज पर और हेल्पर सेल पर प्रेजेंट होती है। तो ये रेट्रोवायरस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर आ जाएगा, तो इसकी जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड तो अंदर है, बाहर आ जाएगी और ये खुद अंदर आ जाएगा इस तरीके से। ये क्या है, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, क्या नाम है, इस रेट्रोवायरस से क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये एंजाइम है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी प्रेजेंस में जो ये वायरस है ना, वायरल आरएनए है, वो क्या बनाएगा, ये वायरल आरएनए बनाएगा डीएनए। क्या बनाएगा, डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस। अब ये जो डीएनए बन गया, ये जो डीएनए होता है, ये बच्चों किस में जाता है, ये होस्ट के डीएनए के साथ अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अभी कहाँ गया, होस्ट डीएनए में, किस में गया, देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे बता दिया, ये होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस हो गया, अंदर एंटर हो गया। किसके थ्रू गया बच्चों, ये इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा। इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा ये इंटीग्रेटेड हो गया, यानी उसमें सम्मिलित हो गया, किसके अंदर, इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब यहाँ पर ये इसके अंदर एंटर हो गया, कौन सा, वायरल डीएनए। ये कौन सा हो गया, वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए होस्ट सेल में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फिर क्या करेगा, ये वायरल डीएनए के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, इन बहुत सारी, बहुत यहाँ पर क्या मैक्रोफेज सेल किसकी तरह काम कर रही है, फैक्ट्री की तरह काम करेगी। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, बहुत सारे नए वायरस प्रोड्यूस कर देगा। ये बहुत सारे फिर क्या करेगा, इसके अंदर एंटर हुआ और फिर ये क्या करेगा, बहुत सारे वायरल क्या नाम है, न्यू वायरस, सॉरी एक सेकेंड, बहुत सारे न्यू वायरस को प्रोड्यूस कर देगा, न्यू वायरस बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्रोफेज किसकी तरह काम कर रहा है, एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है, लगातार इससे बनते जाएंगे न्यू वायरस। अब ये न्यू वायरस किसको इन्फेक्टेड करेंगे, कहाँ चली जाएंगी, हेल्पर सेल्स में। कहाँ चली जाती है, हेल्पर सेल में। और फिर क्या होगा, जब हेल्पर सेल के अंदर जाएंगे तो हेल्पर सेल्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे ना, खाते जाएंगे उसको नष्ट करते जाएंगे, डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो हेल्पर सेल्स की कमी हो जाएगी। और जब हेल्पर सेल की कमी हो गई तो इम्यूनिटी कम होती चली जाती है। इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है कि लूज मोशन होना, बुखार आना, दस्त लगना जिसको आप कहते हो, वो लगातार होते रहते हैं। और इवन इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है कि इससे आप वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हो, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हो, और फंगाई से यानी कवक से भी इन्फेक्टेड हो जाते हो। इवन माइक्रोस्पोरम जो है ना बैक्टीरिया, उससे वो जो फंगी है उससे भी क्या हो जाते हो, इन्फेक्टेड हो जाते हो। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हेल्पर सेल का काम क्या है, ये क्या करती है, इम्यूनिटी को बनाए रखती है ना। तो हेल्पर सेल का काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कर रही थी ना, तो एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हेल्पर सेल तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये इस तरीके से वायरस मैक्रोफेज, जहाँ क्या नाम है, ये लगातार वायरस मैक्रोफेज का काम क्या है, वायरस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल में। तो समझ में आया कि देखो एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस में किसकी कोरिंग है, इसमें प्रोटीन की कोरिंग होती है, ये पूरा कवर्ड होता है प्रोटीन से। फिर ये जब पूरा देखो प्रोटीन से, यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, इसकी कवर को, प्रोटीएज को। और ये सिंगल लेयर के रूप में यहाँ चला गया। देखो ये आपको पूरा वापस से बता देती हूँ एक बार। ये अब क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन तो हो गया, सीधे वायरल आरएनए के रूप में जाता है। वायरल आरएनए क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वायरल डीएनए बना रहा है। देखो
रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, इसका नाम शॉर्ट में लिख दिया मैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वायरल आरएनए ने क्या बनाया, इस वायरल आरएनए ने इसने बनाया एक क्या नाम है, डीएनए बनाया। ये वायरल डीएनए किस में एंटर हो गया, ये एंटर हो गया। अब देखो इसके अंदर ये कौन आ गया, ये वायरल डीएनए लिख दिया मैंने, लो इसके साथ हो गया एंटर हो जाएगा, इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और होस्ट सेल के अंदर जब एंटर होगा उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा। किसके साथ, इसके जीनोम के साथ। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, इंटीग्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जब एंटर होता है तो इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा इसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और फिर ये मैक्रोफेज सेल्स जो होती हैं वो फैक्ट्री की तरह यहाँ पे काम करती हैं और लगातार किसका फॉर्मेशन करती, बहुत सारे नए वायरस का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो नए वायरस बनते हैं, ये नए वायरस कहाँ चले जाते हैं, ये जाते हैं इस हेल्पर सेल के अंदर, और हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करने से यानी उसको नष्ट करते हैं, और क्योंकि दो ही चीज पे मैंने बताया ना, CD4 होते थे, सीधी कहाँ चले गए, किसमें एंटर हो गए, हेल्पर सेल में। हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करने से या नष्ट करने से उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होते ही उसको बुखार आना, लूज मोशन होना, है ना, जुकाम खांसी ये लगातार बना रहता है, और धीरे धीरे इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि फिर वो तुरंत किसी भी चीज से इन्फेक्टेड हो जाता है। इवन क्या नाम है, जरा से बैक्टीरिया का अटैक होगा या वायरस का अटैक होगा या फंगाई का, उनसे ग्रस्त रहता है ऐसा पेशेंट। आ गया ना समझ में, क्यों, क्योंकि इसकी जो हेल्पर सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं वो नहीं करेगी। जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपका, आप देखा ना आपकी बॉडी में जरा सा भी इम्यूनिटी कम होती है, आपको तुरंत आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, जल्दी जुकाम लग जाता है, जल्दी बुखार आ जाता है मौसम चेंज होने में। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है, इम्यूनिटी कम होने पर ये सारी बीमारियां, डिजीज इसमें प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डिजीज से, किससे, वायरस से, बैक्टीरिया से, सबसे ये क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कब होगा, जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, तब ये चीज हो जाती है। ठीक है, जिससे ये क्या, माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, इनसे क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाता है। अब आया कि इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होना चाहिए एड्स के लिए। एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा टेस्ट होगा एड्स के लिए, एड्स टेस्ट है ना, डायग्नोसिस करने के लिए, एड्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलाइजा, ठीक है, चलो बड़ा लिख देते, ALISA, इसका फुल, ये एलाइजा टेस्ट होता है। किसके लिए, ये एड्स के लिए। क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, याद रखना। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, तो ये फुल फॉर्म है ना, ये इसका एलाइजा का डायग्नोसिस करने के लिए कि है या नहीं उसमें पता, उसके लिए अपन क्या करते, कौन सा टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब HIV का इन्फेक्शन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि HIV आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और आपको एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एंटर होने यानी संक्रमण होने और फिर उसके लक्षण प्रकट होने में कई बार 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। तो जब संक्रमण हुआ और संक्रमण के बाद उनके कैरेक्टर यानी सिम्टम्स, लक्षण प्रकट होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यानी HIV का संक्रमण, और संक्रमण के बाद, संक्रमण से लेके इन्फेक्शन, संक्रमण हुआ और फिर लक्षण जो प्रकट होते हैं, यही नहीं कि हाथों हाथ आपको सारे लक्षण प्रकट होंगे, नहीं, लक्षण प्रकट होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। चलो इधर लिख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि किसी भी इंक्यूबेशन पीरियड है ना, ये क्या है कि संक्रमण से लेकर के लक्षण के, एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच का अंतराल क्या कहलाता है, संक्रमण से लेके लक्षण प्रकट होने के, किसके प्रकार लक्षण, एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच का अंतराल क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। आ गया समझ में। तो
तो इसमें कभी कभी 5 से कितने पीरियड आता है, 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 5 से 10 साल तक हो जाते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। अब अपन पढ़ेंगे एड्स की रोकथाम कैसे की जाती है। तो एड्स की रोकथाम का आपको बताया जनरली, ये देखो ये ना कंडोम्स का यूज करना चाहिए भाई बाप, है ना। और क्या नाम है, इसके अलावा इसमें ये तो इतना ढंग से नहीं दिया, चलो इसको दूसरा डायग्राम लगाते हैं आपको। ये देखो मेन यूज ऑफ कंडोम्स रिड्यूस रिस्क ऑफ एड्स। कंडोम्स का यूज करना चाहिए रिस्क को, एड्स की रिस्क को कम करने के लिए। और निडल्स और ड्रग्स क्या क्या करना चाहिए, उनको जनरली जो निडल्स हैं, जो दूसरे की यूज की हुई निडल्स को अवॉइड करना चाहिए। दवाई जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स लेते हैं ना आप, किसके द्वारा, ये दवा ड्रग्स मतलब मेडिसिन नहीं, जो ड्रग्स आप लेते हो किसके द्वारा, सिरिंज के द्वारा डालते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो उन ड्रग्स क्योंकि उससे भी एड्स फैल जाता है, तो उससे दूर रहना चाहिए। इन न्यूट्रिएंट्स फूड लेना चाहिए, अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स फूड लेना चाहिए जिससे इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, ठीक है ना। यानी पोषक वो लेने चाहिए, फूड्स लेना चाहिए जिससे इम्यूनिटी अच्छी रहे। और अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ मदर। जब अगर मदर में क्या है, एड्स है, तो उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अवॉइड इंटरक्रॉस विद मल्टीपल पार्टनर्स। एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ में इंटरक्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें किसकी हैं, ये प्रिवेंशन थे, किसके, एड्स से। अब WHO के अकॉर्डिंग भी यही प्रिवेंशन होते हैं। WHO ने कौन कौन से प्रिवेंशन बताए, ये तो देखो यही सेम है। कंडोम्स का यूज नहीं करो, नीडल्स और ड्रग्स से का यूज करने से बचना चाहिए। फूड हमको कैसा लेना चाहिए, फूड हमें कैसा लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए जिससे आप में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। और कंट्रोलिंग ड्रग्स, अवॉइडिंग क्या नाम है, ये सारा एंश्योरिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स। केवल डिस्पोजेबल नीडल्स का ही यूज करना चाहिए। सिरिंज भी डिस्पोजेबल यूज करनी चाहिए, दूसरी सिरिंज का यूज, जो यूज की हुई सिरिंज का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग थे, ये सब WHO के अकॉर्डिंग थे। WHO ने बताया था कि ये प्रिवेंशन हमको लेना चाहिए। एड्स को क्या आप कि कोई दवाई नहीं, एड्स से आप बचाव ही कर सकते हैं, बस रोकथाम ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एड्स के लिए हमको ये चीजें ध्यान रखें। WHO के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया था कि कंडोम का यूज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या बताया था, नंबर 2 कि जो भी क्या नाम है, डिस्पोजेबल सुई या सिरिंज यूज करनी चाहिए, ये लिखा है। यानी हमको कैसी सुई लेनी चाहिए, डिस्पोजेबल। कभी भी आप डॉक्टर्स को जाते, बच्चे को टीका लगवाते, तो ये आप खुद निडल लेकर के जाएं और उसी से लगवाएं, है ना। ड्रग्स कई बार करते हैं, एक ने ड्रग्स ली, खाते ना चरस गांजा वगैरह, वो ड्रग्स कहलाती हैं। और वो जो लेते हैं वो सिरिंज से अपने में लगाई, दूसरे ने भी ली, उसने भी लगा दी, तो उसको एड्स हो गया तो दूसरे को भी फैल जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए जिससे आप में क्या हो, इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। और क्या नाम है, अगर मदर को क्या है, क्या नाम है, ये इसका नाम क्या है, अगर मदर एड्स से पीड़ित है तो उसको क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए, अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीज। इसके अलावा हमारे देश में, हमारे इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, कौन सा, NACO, NACO। इसके अलावा NGO भी होते हैं, NACO और NGO तो है। कई NGO बनाए जाते हैं जो कि क्या करती हैं, रोकथाम के लिए अलग अलग लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से हमको सुरक्षा रखनी चाहिए। NACO क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NACO का मतलब क्या है, NACO का मतलब है नेशनल, N मतलब नेशनल, ठीक है। एड्स, A मतलब एड्स, है ना, नेशनल एड्स। और क्या कंट्रोल, C का मतलब तो आप जानते हो, C मतलब इधर लिख देते हैं, चलो, C मतलब कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि एड्स के लिए कौन सा, जो अपनी सरकार ने कौन सा उन्मूलन चलाया, तो कौन सा चलाया है, ये NACO, है ना। N फॉर नेशनल, A फॉर एड्स, C फॉर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारी NGO चलाई गई है जो कि इसकी प्रिवेंशन यानी रोकथाम के बारे में बताती हैं। और इसके लिए टेस्ट कौन सा है, इसके लिए टेस्ट होता है ELISA, है ना, ELISA टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म इम्यूनो
सॉरी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। तो ये एड्स की रोकथाम के लिए काम में किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ कि एड्स कैसे फैलता है, रेट्रोवायरस। बाकी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ एड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है कि एड्स कैसे फैलता है, एड्स के प्रिवेंशन कौन से हैं, एड्स के टेस्ट कौन से होते हैं। थैंक यू वेरी मच।